जबकि आपने रिटर्न मेरे साथ एग्रीमेंट किया है 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट। उनका एक रोल हो सकता है कि वो पैसे अदा करें, वो बिल्स भरें, वक्त पे भरें, वो रोल हो सकता है, लेकिन सिस्टम को सुधारना आपका काम है। किस हिसाब से? ये नहीं कि शाम को आप जाएंगे तो नहीं, आप डिसाइड कर रहे हैं ना, और हुक लगाएंगे। तो आपने डिसाइड किया। हमने देखा है रात को भी इवन लेडीज जेंट्स जाते हैं, पोल पे जाते हैं, हुक लगाते हैं। तो क्या ये लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? मान लेता हूं मैं लोगों की जिम्मेवारी है, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि सिस्टम को आप सुधारें? हम कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हमारे तरफ जितना मुमकिन हो सकता है। हम तो शाम को भी जा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि फिर आपके कहने का मतलब ये है कि लोग अपने साइड से कुछ नहीं करें, हर एक घर के बाहर हर शहरी को अपना फर्ज निभाना चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं। तो लेकिन आप अपना फर्ज, चूंकि आप पे ज्यादा जिम्मेवारी है, आपका एक महकमा है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप चीफ इंजीनियर हैं, आपके अंदर जो है, आपके अंडर अमला है, उनको डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा आप किसी भी वक्त शाम को 6 बजे 7 बजे मेरे दफ्तर आइए, वहां से आप देखिए कितने टीमी शाम को निकलते हैं, शाम को कितने टीम्स निकलते हैं कंज्यूमर इंस्पेक्शन। जरूरत नहीं थी इस चीज की, अगर लोग कोऑपरेट करते क्यों हमें घर घर जाना पड़ता। लेकिन जब आपने हीटर बॉयलर सारी चीजें ऑन ही रख ली तो ये चीजें तो होती रही। आप बिजली की फीस लेते हैं लोगों से, क्या आप नहीं समझते हैं कि आजकल चूंकि कई जगहों पे 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बिजली रहती है, जिनकी फ्लैट रेट्स हैं, क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे जो उनसे आप फीस ले रहे हैं? बिल्कुल गलत है। हम कम से कम 14 to 16 आवर्स नॉन मीटर्ड में बिजली देते हैं और मीटर्ड में 18 to 20 आवर्स बिजली देते हैं। हम वो प्रोग्राम बाज़ाब्ता हमने दे दिया है, जो कर्टेलमेंट शेड्यूल है उस पे 2 घंटे का कट भी है, 3 घंटे का कट भी है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम एक वीक में देख लेंगे, एक हफ्ते में देख लेंगे, तो आपको सिर्फ 20 या 18 या 20 घंटे का कट पर वीक में हो जाता है। खान साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने बिजली का शेड्यूल दिया उसके हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है, क्या आप मानते हैं कि नहीं मिल रही है? कई जगहों पे 90% उसके हिसाब से मिल रही है, हाँ 10% नहीं मिल रही है। लोग देख रहे हैं, वो खुद इसका जो है फैसला करेंगे कि क्या उन्हें 90% बिजली मिलती है शेड्यूल के हिसाब। अब बर्दाश्त इतना कम हो गया, 5 मिनट बिजली जाती है तो 15 मिनट बिजली जाती है। अब मैंने आपको ये कहा कि बिजली इतनी इंपॉर्टेंट अब लाइफ में बन गई है, लाइफ स्टाइल हमारा इतना चेंज हो गया है। कई जगहों पे रिसीविंग स्टेशन जो हैं ओवरलोडेड हैं, आप उनमें अच्छे से ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा पा रहे? कितना लगाएंगे? देखिए, ट्रांसफार्मर जब डिजाइन होता है तो आपके ही एग्रीमेंट पे डिजाइन हो जाता है। एक सर्वे हो जाती है, हमारा डिपार्टमेंट एक मोहल्ले के एग्रीमेंट जमा करता है, भाई ये आ गया 100 किलोवाट का लोड, 1000 किलोवाट का लोड। हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स कैपेसिटी हर एक चीज की रखते हैं। आपकी जो तार होती है उसके आपके एग्रीमेंट से तिगनी चुगनी कैपेसिटी होती है। आपका जो ट्रांसफार्मर, चीफ इंजीनियर साहब, आप ट्रेडिशनल मेथड से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आपको पता है कि 6 गुना लोड है तो 6 गुना के हिसाब से ही चलिए ना। भाई प्लानिंग भी कोई चीज है, तो प्लानिंग तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ती है, ट्रांसफार्मर जलते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है जब आप कोई महादा हो। हर एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी एग्रीमेंटेड लोड से 3 गुना 4 गुना है। हर एक जो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन हमारा साइज पोल पे होता है उसकी कैपेसिटी 5 से 6 गुना तक है एग्रीमेंटेड लोड से। जो मेरा रिसीविंग स्टेशन है, जो मेरा ग्रिड स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ज्यादा। लेकिन फिर जब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल वो अपने हद से ज्यादा करते हैं, उस पर तार पर भी लोड ज्यादा पड़ जाता है, जल जाती है, ट्रांसफार्मर पर भी लोड पड़ जाता है, जल जाती है। यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहां पे भी HT लाइंस हैं, LT लाइंस हैं, गांव देहात में खास तौर से, तो वो दरख्तों के ऊपर से बिछाई गई हैं। क्या उस सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं कर पाते? इस साल गवर्नमेंट ने उसमें पैसा भी दे दिया है, इसमें टाइम लग जाएगा। फेज्ड मैनर में जहां जहां पहले ज्यादा खराबी हो गई है, कहीं पे तार हमारी खराब है, कहीं पे इस पे दरख्त पर तार है, या कहीं पे ये है, वो हम फेज्ड मैनर में रिप्लेस। खान साहब, अभी हमें यह बताइए कि बिजली कितनी आती है और कंजप्शन कितनी है? देखिए, डेफिसिट, अगर डेफिसिट आप कहेंगे, डेफिसिट नहीं है, फिर तो सिस्टम का फेलियर है ना। इट इज नॉट फेलियर ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट फेलियर ऑफ द सिस्टम। ये इसमें लोगों का जब तक ना वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, अपनी इसके हिसाब से लोड इस्तेमाल ना करें। मुझे एनर्जी देनी है, आपको 100 यूनिट एनर्जी देनी है, आप 4 ही घंटे में, मुझे 24 घंटे में आपको मसलन 100 यूनिट एनर्जी देनी है। आप 4 ही घंटे में वो एनर्जी का 100 यूनिट खत्म करेंगे तो आपको नेचुरली उतने ही टाइम में बिजली मिलेगी। कितना चाहते हैं आप पर फैमिली आपको मिले?
एज पर एग्रीमेंट देखिए, तकरीबन एक फैमिली का एग्रीमेंट 1 किलोवाट का अगर होता है, इसका मतलब है अगर वो दिन के 12 घंटे भी बिजली चलाए, 12 घंटे को, उसका मतलब है 12 यूनिट बिजली उसके इसमें आ जाएगी। 30 दिन में उसका 300 यूनिट या 360 यूनिट बिजली आ जाएगा। उस 360 यूनिट का भी उसको तकरीबन 1000 रुपए पे करना होगा। अब बीपीएल फैमिली 1000 रुपए आपको पे कर पाएगी, जो 400 रुपए का रिलीफ ले रही है सरकार से। तो बीपीएल फैमिली को पहले ही रेट बीपीएल के लिए बहुत कम है, उनके कहीं पे लिए कम नहीं है, बिल्कुल एकदम से। आज मैं हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि बीपीएल के लिए कोई स्कीम नहीं है। बिजली जो पहले हुआ करती थी। बिजली डिपार्टमेंट में बीपीएल की स्कीम है, लेकिन वो आपके बीपीएल के राशन कार्ड पे नहीं है, वो इस्तेमाल पे है। अगर आप 30 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे महीने में, आपको सबसे सस्ती रेट में मिलेगी 30 यूनिट बिजली अप टू 30 यूनिट। लेकिन कैसे अवर रेट इज लेवेस्ट। आपने तो मीटर लगाए नहीं है कहीं पे। कोई अगर मीटर लगवाना भी चाहता है, आप कह रहे हैं कि यहाँ मीटरिंग हमने RGGVY में जो हमने बीपीएल फैमिलीज को पावर दे दिया, अभी तो वो स्कीम ही फेल हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जो है, बिल्कुल देखिए, ट्रांसफार्मर आपने एक बार लगाते हैं जल जाता है। कई जगहों पे मैंने लाइनमैन से बात की, उन्होंने कहा कि आजकल जो इंसुलेटर्स आए हैं ये बिल्कुल डुप्लीकेट आए हैं और एक ही दिन में क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर की वजह से जो हमारे फॉल्ट की ये है वो 1% से भी कम है। अगर कोई इंसुलेटर पंक्चर का फॉल्ट है, वो बहुत कम हमें रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत कम। ज्यादातर हमारी जो फॉल्ट्स आती है वो केबल हीटअप की वजह से, कंडक्टर हीटअप की वजह से हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या यकीन दहानी देंगे? वो सड़कों पे आ रहे हैं ना, हर जगह रोड ब्लॉक हो लोगों जाते हैं। को मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। बिजली तो हम बराबर दे रहे हैं, 1150 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। अपील तो करेंगे, देखिए बिजली हर 24 घंटे बिजली दे देंगे उनको, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिलिंग आप करते हैं, मैक्सिमम जगहों पे ओवर बिलिंग हो जाती है और बाद में आप ही रेक्टिफाई करते हैं और आप ये गलती मानते हैं। 7 लाख कंज्यूमर है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, 7 लाख कंज्यूमर में कहीं एक आध बिल की एरर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को 2 लाख 3 लाख रुपए की बिल आती है महीने। वो कंप्यूटर एरर कहीं वो बहुत कम है, एरर्स बहुत आते हैं, फिर नेगोशिएशन होती है, कभी नेगोशिएशन नहीं। कंप्यूटर में तो देखिए, मेरे पास कई कंज्यूमर नंबर्स पड़े हैं, अगर आप सुनना भी चाहेंगे मैं आपको एक चीज बता दूं। अब जो हमारा कंज्यूमर का सिस्टम है, अब ये आप कुछ मतलब मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप अपने घर में भी अपनी बिजली बिल देख सकते हैं आप। अब लाइव सिस्टम बन गया है, इसका बैकअप भी हमने लाया है। हमारा डाटा सेंटर बेमना में है, डाटा सेंटर में अभी हमने पायलट टाउन को वहां की सारी इंफॉर्मेशन लाई है। कुछ ही देर के बाद सारे जो सब डिवीजन हमारे हैं वो हमारे उस सिस्टम पे आ जाएंगे। कहां पे देखेंगे लोग? अपने घर में भी देख सकते। हमने फ्री हेल्पलाइन भी दे दी है, हेल्पलाइन है हमारे पास। क्या नंबर है हेल्पलाइन का? फ्री कॉल है। खान साहब, मेरा अहम सवाल यह है, 2 शिकायतें ज्यादा लोग करते हैं। बिजली तो आपने सीधे कहा कि आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे, वहां आपने सरेंडर कर लिया, लेकिन बात यह है, नहीं कर दिया, आप गलत बातें नहीं करो जी। सरेंडर नहीं कर दिया, हम बिजली दे देंगे और मैं ये कह रहा हूं आपको 24 घंटे बिजली दे देंगे, लेकिन कंज्यूमरों को भी कोऑपरेट करना है। तो ये आप एक साइड की बात न करें कि हम सरेंडर कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल इस वक्त हर एक चीज में हमारे पास रेडी है कंज्यूमर को ये बिजली देने के लिए, लेकिन कंज्यूमर का हक भी बनता है, उसको भी इस्तेमाल सही करना है। इंजीनियर साहब, आप हमारे पास आए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, दक्किनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। रियासत की तकसीम का मामला, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में सीमांध्रा के MPs का हंगामा, कार्रवाई मुतासिर।
टीआरएस सरबराह केसीआर ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म को मकतूब, तेलंगाना मुसव्विदे में तरमीम करने का किया मुतालबा। ब्रजेश कुमार ट्राइब्यूनल के फैसले पर वज़ीर-ए-आला एन किरण कुमार रेड्डी का कुल जमाती इजलास, इंसाफ के लिए कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का फैसला। और निजामाबाद में नाजायज कब्जों के नाम पर सैकड़ों झोपड़ियों को किया गया मुनहदिम, बेघर अफराद कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। मरकजी वजीर देही तरक्कियात जयराम रमेश के इस्तीफे की पेशकश करने की खबरें गर्म हैं। हुकूमत और कांग्रेस जराये के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि हालिया असेंबली चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरह शिकस्त दिलबर्दाश्ता होकर जयराम रमेश ने वजारत से इस्तीफा देने की पेशकश कर डाली है। बताया जाता है कि उनके इस्तीफे के बारे में पार्लियामेंट के रवाई इजलास के बाद कोई फैसला मुमकिन है। कांग्रेस के अंदर आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी में मदद करने की राय पाई जाती है, ये कहना है पार्टी तर्जुमान शकील अहमद का। उन्होंने कहा है कि आपकी तायद के ताल्लुक से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन इस बारे में 9 मुंतखब अरकान से सलाह मशवरा किया जाएगा। में काफी लोगों की राय है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहिए उनको। लेकिन हम अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। हमारे जो विधायक इस संकट की घड़ी में हमारे 8 विधायक जीत के आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। उनसे बात करके उनकी राय से हम जो कंसर्न लोग हैं उनको अवगत करावेंगे और फिर एक फैसला लेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए किसी को हिमायत नहीं देने और किसी की हिमायत नहीं लेने के आपके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने ये वाज़ेह करते हुए दीगर पार्टियों में घुटन महसूस करने वाले लीडरों को अपने साथ आने की दावत तक दे डाली है। भी मीटिंग हुई थी, आज भी मीटिंग हुई है। ना हम सपोर्ट लेंगे ना हम सपोर्ट देंगे, सवाल ही नहीं होता। वो उनका व्यक्तिगत था। सुबह सुबह फिर कल एक्चुअली प्रशांत मीटिंग में आ नहीं पाए थे और सुबह सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही रहे कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। मैं इस देश के सारे अच्छे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, सारे अच्छे पॉलिटिकल फोर्सेस से अपील करना चाहता हूँ, सारे जुड़ जाओ, सारे एक साथ आ जाओ। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी कई अच्छे लोग हैं लेकिन घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको भी मैं कहूंगा कि या तो अपनी पार्टी में विद्रोह करो और अपनी पार्टियों को सुधारो और नहीं तो अपनी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। उधर मजबूत लोकपाल बिल के लिए समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने आज से अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू कर दी है। इस बार अन्ना हजारे अपने आबाई वतन रालेगंज सिद्धि में बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अन्ना ने कहा है कि आजादी के 66 साल के बाद भी सियासी पार्टियों ने मुल्क का मुस्तकबिल नहीं बदला है। इसी वजह से अवाम को मुत्तहिद होकर अब ये काम करना होगा। अनशन का मुख्य विषय है जन लोकपाल बिल लाना। जन लोकपाल की लड़ाई 2 साल से चल रही है। आज किसी भी दफ्तर में जाओ, पैसे दिए बिना जनता का काम ही नहीं होता। इसलिए हमने कहा था जनता की सनद ये कानून बनाओ। और अब रुख करेंगे दकीनामी की खबरों का। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज तेलंगाना तश्कील की मुखालफत करते हुए सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने हंगामा आराई की, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई शदीद मुतासिर हुई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने तहरीक अदम एतमाद की नोटिस मिलने की ऐवान को इत्तला भी दी। हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने आज ऐवान को बताया कि उन्हें कुछ अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस हासिल हुई है। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान में शोरगुल और हंगामा आराई देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया। The House stands adjourned to
सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने रियासत की तकसीम के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज किया और मुत्तहिदा रियासत की हिमायत वाले प्लेकार्ड बताए। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस पेश किया है। बीजेपी ने भी लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया है। ताहम बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि वो अलहदा तेलंगाना के वादे पर पाबंद है और ऐवान में तेलंगाना के मुद्दे पर पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने गैर दस्तूरी तरीके से तेलंगाना तश्कील देने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। शिंदे ने कहा है कि दस्तूर के मुताबिक ही आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि काबीना ने बिल मंजूर करके सदर जमहूरिया के पास रवाना किया है। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया इस बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली को रवाना करेंगे। असेंबली की राय के लिए कितना वक्त दिया जाएगा, इसका तयन भी खुद सदर जमहूरिया ही करेंगे। ताहम सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि रवां सेशन में ही तेलंगाना बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज का असर तेलंगाना बिल पर नहीं पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना तश्कील की पाबंद है। सीडब्ल्यूसी का फैसला ही कतई फैसला है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अमूर के इंचार्ज ने खुद कांग्रेस के अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का नोटिस पेश करने पर अफसोस का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि इन अरकान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सोनिया गांधी पे कमेंट्स कर रहे हैं सर, जैसे she has to resign and she has to give opportunity to others. Mr. टीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तश्कील मुसविदे पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम 14 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मकतूब रवाना किया है। केसीआर ने अपने इस मकतूब में तेलंगाना मुसविदे में तबीम का मुतालबा किया है। उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना में 1919 से मुल्की कवानीन है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी की गई है। केसीआर ने आबादी के तनासब से नहीं बल्कि इलाकाई प्रोजेक्ट्स की बुनियादों पर कर्ज दोनों रियासतों में तकसीम करने का मुतालबा किया। इसके अलावा टीआरएस सरबराह ने कई मुद्दों पर एतराज भी जताया। एपी एनजीओज के नुमाइंदों ने आज अशोक बाबू की क़यादत में हैदराबाद में वाक़ मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की है। एपी एनजीओज के नुमाइंदों ने असेंबली में तेलंगाना बिल की मुखालफत करने का मजलिस से मुतालबा किया है। मल्ली हमें जो एमआईएम पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो 2008 में वादा किया ना, इसको असेंबली में ऐसी तरह बोलने से ये समेक्यवाद हमें जो बोल रहे हैं ना, उसको मदद देने में आपका ये वादा बहुत हमको फोर्स देता है। इसलिए सब लोग पूरा हैदराबाद में जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सीमांध्र से हैदराबाद में रहते हैं ना, ये सब आपका तरफ देख रहे हैं। आपको ये समय के वादम में आप जो वादा किया ना, उसको कीप अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम सब इधर आए। आपका वादा, आपका सपोर्ट अभी नहीं, फ्यूचर में हमको चाहिए। काफी देर तक यहाँ बैठे हैं और तफसील से बात हुई और जिन जिन मसाइल पर उन्होंने हमारी निशानदेही की, उनका मकसद यही है कि इस मामले में बढ़ चढ़कर सपोर्ट करे, तायीद करे। पूरा मैं सुन चुका हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट को मैं पूरा इनका जो पैगाम है वो पहुंचाऊंगा और सदर मजलिस जो भी डायरेक्शन देंगे हम उस डायरेक्शन के तहत काम करेंगे। कायद मुकन्नना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी इस सिलसिले में सदर साहब से बात करेंगे। जो भी हिदायत देंगे उस पर करेंगे, अमल करेंगे। पूरी तफसील इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर व राज्यसभा के रुकन वी हनुमंत राव ने केवीपी रामचंद्र राव पर शदीद नुक्ताचीनी की है। हनुमंत राव ने कहा है कि सीमांध्रा के एमपीज की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस देने के पीछे केवीपी रामचंद्र राव का हाथ है।
تلنگانہ بل کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کے سیما آندھرا ملازمین کے دھرنے کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی ہے. احتجاجی ملازمین نے وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی کے دفتر اسپتا بلاک میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی، جس کے بعد سیکورٹی عملے اور ملازمین کے بیچ خوب تو میں ہوئی. ملازمین نے لنچ وقفے کے دوران ریلی نکالی تھی. سی بلاک میں ریلی کی شکل میں جانے کی کوشش سے کشیدگی پیدا ہو گئی. ملازمین نمائندوں نے دھمکی دی کہ تلنگانہ کی تشکیل کا بل ریاستی اسمبلی میں بحث کے لیے لائے جانے کے موقع پر وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے. ఈ రోజు మేము ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికి తప్ప మేము ఉద్యమాలు చేయడానికో ఈ రోజు ఇలా పోలీసుల చేత నెట్టబడడానికో పోలీసుల చేత దౌర్జన్యానికి గురిపోవడం చేత మేము రాలేదు. ఇక్కడ కేవలం మేము ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మీ ఫెయిల్యూర్ వల్ల, రాజకీయపరమైనటువంటి ఫెయిల్యూర్ వల్ల ప్రజలు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు మొత్తం ప్రజానికం అంతా కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఉద్యమం చేస్తుంది. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తించండి. 58 సంవత్సరాల పాటు మేము ఇదే సెక్రటరియట్ లో పనిచేస్తాం. రాజకీయ నాయకులు నిజంగా మీరు ప్రజల ఇంట్రెస్ట్ తో పనిచేస్తే మళ్లీ ఎన్నుకోబడతారు. లేకపోతే మీకు ముందు ఢిల్లీలో ఏం జరిగింది, చీపుడుతో ఊడ్చారు. అలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక రాజకీయ విప్లవం దిశగా ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. ریاست سے جڑی خبریں اور بھی ہیں. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. یہ سارے گھر ای ایم آئی پروف ہیں. ای ایم آئی پروف کا مطلب ای ایم آئی کے بعد جب گھر آپ کا ہو جاتا ہے تب بھی گھر رہے گا مضبوط، نئے جیسا. اور گھروں کو ای ایم آئی پروف بنانے کے لیے ہم جیسے انجینئرز کو چاہیے طاقت. الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے. آج میں دوڑوں گا. آج میں دوڑوں گی. ایک ایسے انسان کے لیے جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، جو لوہے کے بلند ارادے رکھتا تھا، جو کشمیر سے کنیا کماری تک دوڑا تھا. آج میں دوڑوں گا اتہاس کے لیے، بھوشیہ کے لیے، آج کے لیے، پھر سے جڑ جانے کے لیے. آج میں دوڑوں گا سردار پٹیل کے لیے. فرینڈز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ یا پھر اکیلے. آج ہم دوڑیں گے 120 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے. ٹوڈے وی ول رن فار یونٹی. رن فار یونٹی 15 دسمبر 2013 سردار پٹیل کی یاد میں دیش بھر میں 565 سے بھی زیادہ جگہ ایک ساتھ ہوگا. 2 کلومیٹر لمبا واک اینڈ رن. ورلڈ ریکارڈ بنانے والی اس ایتہاسک دوڑ کا حصہ بنے. رجسٹریشن کیجیے www.runforunity.com پر. شری نریندر مودی پریرت ابھیان، ان کا سندیش سننے کے لیے ڈائل کریں 08009 اسٹیچو آف یونٹی موومنٹ انیشیٹو. دوڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت. بریک کے بعد دکی نامے میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بوتسا ستیہ نارائنا نے ریاست کے سابق وزیر جے سی دیواکر ریڈی کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کی سفارش کرتے ہوئے اے آئی سی سی کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے. 4 ریاستوں کے نتائج پر جے سی دیواکر ریڈی کے تبصرے کو انہوں نے ہائی کمان کی توہین سے تعبیر کیا ہے. واضح رہے کہ جے سی دیواکر ریڈی نے 4 ریاستوں کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے بالراز طور پر سونیا گاندھی پر تنقید کی تھی. ساؤنڈ سے کون ہے؟ ادھر سابق ریاستی وزیر جے سی دیواکر ریڈی نے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے کے لیے اے آئی سی سی کو مکتوب لکھنے پر بوتسا ستیہ نارائنا کی شدید نکتہ چینی کی ہے. جے سی دیواکر ریڈی کا کہنا ہے کہ خود بوتسا بھی متحدہ ریاست کی حمایت کرتے ہوئے پارٹی ہائی کمان کی مخالفت کرتے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پہلے بوتسا کے خلاف ہی تعدیبی کارروائی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بوتسا کو ان کے خلاف شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جے سی دیواکر ریڈی نے کہا کہ انہوں نے سونیا گاندھی کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی توہین کی ہے. نظام آباد میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں رینویو عہدیداروں نے پولیس کی مدد سے 450 یعنی 450 لوگوں کی جھوپڑیوں کو زبردستی منہدم کر دیا، جس کو لے کر غریب بے گھر افراد میں کافی برہمی پائی جا رہی ہے. آئیے جانتے ہیں کہ ان غریبوں کی جھوپڑیاں آخر ہٹائی کیوں گئی. یہ طوفان یا سیلاب کے بعد کا منظر نہیں ہے، لیکن ان غریب خاندانوں کے لیے طوفان کی مصیبتوں سے کچھ کم بھی نہیں. جی ہاں ناظرین، غریب اور بے بس افراد
निजाम आबाद में महकमा आबपाशी की जमीन पर झोपड़ियां डालकर जिंदगी बसर कर रहे थे। मुतासिरा लोगों का कहना है कि हुक्काम ने मंगल की अलग सुबह 3 बजे पुलिस की मदद से बगैर किसी वार्निंग के उनके झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया, जिसको लेकर ये लोग काफी बरहम हैं। इन लोगों का कहना है कि हुक्काम कम से कम इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उन्हें पहले मुतबादिल का इंतजाम करते तो उनके लिए बेहतर होता। बच्चे सोए वाले हैं, आए कि 4 बजे रात से मशीनें लगा दिए, हम छोटे बच्चे लेके निकलना कि पसारा लेके निकलना हम लोग। बोलो तुम, हाँ ये बात होती, हाँ नहीं बोले बोलना नहीं, पहले आ रहे हम लोग उठा दो ये बोल के बोलना नहीं, पुलिस वाले आंदे कोई भी आंदे बोल के आना ना। 3 बजे रात के आए तो बच्चे लेके सोए वाले हम लोग, लाए की मशीनें लगाते हैं, हम छोटे बच्चे को लेके जरूरत को उठे तो क्या है मशीनें लाए लगा रहे, दड़ियां तोड़ दे रहे, कैसा करना हम लोग, बच्चे लेके निकलना, पसारा लेके निकलना। हम किराए पे सब लोग मिल के पसारा ला लिए, ला लेके रहे 1 महीना होगा रह रहे सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर। में सो गए थे हम लोग, जो सो किराए के घर में रहने वाले हैं, जो सो नोटिस विटिस कुछ नहीं दिए, जो सो आके रात 3 बजे हंगामा करना चालू कर दिए। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना, ये सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, खाली ऐसा बोल रही नहीं कुछ नहीं। जो सो आने के बाद बोलना तो सही, कम से कम हमको बोलना कि भाई तुम्हारे बच्चे ले लेके चले जाओ, हम नहीं तो कहीं भी लेके चले जाते। ये आधी रात को आके हंगामा करे तो कैसा हंगामा को, जो सो महीने को महीना घर किराया, हम मजदूरदार आदमी करके खाना है, 500-1000 रुपए किराया कहाँ से बनेंगे हम लोग। इसके अलावा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने के जिम्मे में इन लोगों के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए हैं और महकमा आबपाशी के ओहदेदार इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। మెయిన్ కెనాల్ మీద 30వ తారీఖు సాయంత్రము ఈ 150 నుంచి 200 వరకు హట్స్ వేయటం జరిగింది. వెంటనే వాళ్ళందరికీ ఖాళీ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కొందరికి ముఖ్యమైన వాళ్ళ పేర్లు తెలుసుకొని వాళ్ళ మీద కేసు కూడా బుక్ చేయడం జరిగింది. వారం 10 రోజుల్లో ఖాళీ చేసేస్తాం అన్నారు, కానీ ఇంతవరకు ఖాళీ చేయలేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఉదయం రెవెన్యూ మరియు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ల వారి సహకారంతో ఖాళీ చేయించని। चाहे कुछ भी हो, हुक्काम की ये कार्रवाई हुकूमत के दावों की कलई खोल देती है, क्योंकि हुकूमत इंदिरा आवास योजना और राजीव गृह कल्पा स्कीम के तहत बेघर अफराद को पुख्ता मकानात देने का दावा करती है। लेकिन इस कार्रवाई से ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत बेघर अफराद को पुख्ता घर तो दूर की बात, इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ दिनों के लिए आर्जी क़याम के इंतजाम करने में भी नाकाम है। ETV न्यूज निजामाबाद। ब्रजेश कुमार की क़यादत वाले कृष्णा ट्राइब्यूनल के ताज़ा फैसले के पेश नज़र आज सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की है। इस इजलास में पानी की तकसीम में रियासत के साथ इंसाफ के लिए कानूनी पहल को जारी रखने का फैसला किया गया। इसके अलावा मीटिंग में शामिल अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने कहा कि ब्रजेश कुमार की क़यादत वाले कृष्णा ट्राइब्यूनल में हुकूमत की जानिब से सही नुमाइंदगी न किए जाने से ही फैसला रियासत के खिलाफ आया। इसके अलावा आंजहानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में दाखिल किए गए हलफनामे पर भी शदीद तनकीद की गई। నినాదం ఒప్పుకోకపోతే జంతర మంత్రంలో మీరు కూర్చోండి, మీతో కూడా మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పినాం. అదే ఆల్ పార్టీస్ మీటింగ్ వెళ్ళమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసాం, దానికి అంగీకరించారు. అయితే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మా రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మేము మా సొంతంగా మేము పరిష్కారం చేసుకుంటా ఉన్నారు. అయితే మా సలహా ఏంటంటే కలిసి కొట్టాలి, నీళ్లు తెచ్చుకుందాం, మళ్ళీ పంచుకుందాం. అంతేగాని నీళ్ళు లేకుండా కొట్లాడుకుంటాం, శ్మశానం పంచుకుంటామా? సంపదను పంచుకోవాలి మేము కోరుకుంటాం. తెలంగాణకు కావాలంటే సంపదను పంచుకోవాలి మేము కోరుకుంటాం తప్ప శ్మశానం పంచుకోవాలని కోరడం లేదు. నీళ్లు తెచ్చుకుందాం, పంచుకుందాం, ఆ ప్రకారం పొలిటికల్ ఫైట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఉద్దేశంతోనే మేము తీర్మానం పెట్టాం. దాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఆమోదించారు. త్వరలోనే కార్యాచరణ తీసుకున్నాం. नेल्लूर जिले की यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ सियासी जमातें रियासत के मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही हैं। सियासी जमातों पर बरहमी जाहिर करते हुए फेडरेशन के लीडरों ने कहा कि सियासी जमातें दीगर समाजी तबकात को ज्यादा अहमियत दे रही हैं। फेडरेशन का दावा है कि सिर्फ नेल्लूर में ही 42,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन सियासी जमातों के गैर मुनासिब रवैये की वजह से हर शोबे में मुसलमान बेहद पीछे रह गए हैं। पूरी रियासत में समाजी तबकात के मुकाबले मुस्लिम वोटर्स की तादाद जायद होने का दावा किया गया है। सियासी जमातों की क़यादत को मुसलमानों के बारे में गुमराह करने का मकामी सियासी लीडरों पर इल्जाम